हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 20 जो आपके बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। और आपके पास मुश्किल से 1 महीने का टाइम बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम होने में। तो आप लोग सीरियस होकर आप पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको प्रैक्टिस सेट और थ्योरी चाहिए तो सिर्फ आपको ₹201 में आपको दिया जा रहा है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो, आप भी साइकोलॉजी टीचर बनना चाहते हो बिहार में, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चिकित्सीय प्रवृत्ति व्यक्ति को उसके डर वाली वस्तु से अधिकतम दर वाले संपर्क प्रकार की कल्पना करने को कहता है। ऐसे सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, और याद रखिएगा ये सवाल आपके यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है निश्चयात्मक, ऑप्शन बी है विरुचि, ऑप्शन सी है अंतःस्फोटी, या ऑप्शन डी जैव प्रतिपुष्ट। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इम्पल्सिव। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अंतःस्फोटी चिकित्सीय प्रविधि में रोगों को सबसे ज़्यादा दुश्चिंता उत्पन्न करने वाली वस्तु या विचार के बारे में कल्पना करने को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, क्वेश्चन, ऑप्शन, और अच्छे से आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको डिफाइन करके दिया जाएगा, जिससे आप पढ़कर अपना बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो सिर्फ आपको ऑप्शन याद नहीं करना है, आपको लाइन टू लाइन आपको सारे पॉइंट को पढ़ना होगा, तभी जाकर आप बीपीएससी क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप सीरियस हो तो बाकी आप तुक्का लगाओगे, ऑप्शन याद करोगे, गलती से स्टेट क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन बीपीएससी क्वालिफाई आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके पास अभी भरपूर टाइम है 1 महीने का। तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, सारे पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए, और अच्छे से मार्क्स लाकर बीपीएससी क्वालिफाई आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रुचि, मनोवृत्ति आदि कारकों में प्रारंभिक समूह को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, कॉग्निटिव, या ऑप्शन डी अजनबी कारक। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। अगर आपको साइकोलॉजी में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थोड़ा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं साइकोलॉजी में, आप क्वेश्चन देखोगे, आराम से इसका आंसर खुद फाइंड कर पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी क्यों होगा? जो आपका इंटरेस्ट है, आपका एप्टीट्यूड है, जो आपकी मनोवृत्ति है, ये सब चीज़ आपके आंतरिक कारक माने जाते हैं, ना कि एक्सटर्नल। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिने जिन्होंने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण को बनाने में मानसिक विकास के निम्नलिखित सूचांक को अपनाया था। मैंने आपको स्टैनफोर्ड बिने से मुश्किल से अभी तक 10 से 12 सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, और स्टैनफोर्ड बिने से आपके साइकोलॉजी पेपर में 4 से 5 सवाल हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो। तो आप लोग बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्धि, विकास लब्धि, प्रदर्शन विधि, या ऑप्शन डी मानसिक आयु। तो जितने लोग आप ए आंसर टिक आउट कर रहे हो, इसका आंसर ए नहीं होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि तुक्का मत लगाओ, सारे लोग इसका राइट आंसर बताओ। नहीं पता है तो सारे पॉइंट को पढ़िए, लेकिन अभी गलत आंसर आप टिक आउट नहीं करोगे, कुछ भी तुक्का लगाना नहीं है आपको। 1 महीने का टाइम है, अच्छे से पढ़िए, बिना तुक्का लगाए आपको आंसर देना है, क्योंकि स्टैनफोर्ड बिने से अभी तक टोटल 20 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। हर प्रैक्टिस सेट में इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, मेंटल एज मानसिक आयु, जिससे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपी परीक्षण को एवी कहा जाता है, मतलब प्रोजेक्टिव टेस्ट को किस नाम से और जाना जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मृत्यु विधि, ऑप्शन बी है असनात्मक परीक्षण, या ऑप्शन सी आत्म रिपोर्ट प्रश्नावली, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। मुझे पता है अगर आपने आंसर देख लिया होगा तो आप सही आंसर बता दोगे। अगर आप इसका आंसर नहीं देखे हो तो आप इसका गलत आंसर बताओगे। क्योंकि आप लोग को लालच होता है जहाँ पर आप देखते हो बी, डी, जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दिस, ए और बी, ऐसे आंसर आप सबसे पहले टिक आउट करते हो और ऐसे नंबर आपको 1 नंबर डुबा जाते हैं। तो आपके लालच में नहीं पड़ना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनसब्ट्रैक्टेड टेस्ट, जिसे आप असाध्य परीक्षण के नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन आपको फ्राइड से है। फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार वो मूल तकनीक जिसे व्यक्ति संघर्ष से उपजी चिंता को दूर करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पर्यवेक्षण, प्रतिक्रिया निर्माण, दमन, या ऑप्शन डी प्रतिगमन। फ्रॉइड आपका साइकोलॉजी का फेवरेट टॉपिक है। फ्राइड से 2 से 3 सवाल हमेशा आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ये 100% गारंटी है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और 1 महीने का टाइम है, इसको ध्यान रखकर अपना पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब नहीं कि आप वीडियो स्किप कर दोगे, वीडियो बंद कर दोगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, अभी आप उसको पढ़ाई मत करो, क्योंकि जो आपको आता है आप उसी का वीडियो देखते हो। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आते भी नहीं हैं। जो आपको नहीं आता उसको आपको सीखना है और जो आपके सिलेबस में साफ-साफ मेंशन है, उसको आपको आगे पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, प्रतिगमन। अवसाद के उपचार हेतु संज्ञानात्मक चिकित्सा विधि किसके द्वारा दी गई थी? आपको बताना है कि कॉग्निटिव थेरेपी किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा व्याख्या की गई है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, विक्टर फ्रैंकल, कार्ल रोजर्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, नॉन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया था? तो इसका संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रौधी बेक ने दिया था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया, आपको पता होना चाहिए जो आपके संज्ञानात्मक चिकित्सा का विधि है, उसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बेक होगा। बेक ने आपका संज्ञानात्मक चिकित्सा का उपचार दिया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, नॉन ऑफ दिस। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचनाओं को श्रेणी आधारित स्कीमाओं से रूपांतरित किया जाता है और जो अत्यधिक सामान्यीकृत होती है तथा अपवादों की अनुमति नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्कीमाओं की बात किसने किया था? तो स्कीमा की बात आपके पियाजे साहब ने किया था। उन्होंने अपनी थ्योरी में स्कीमा को लेकर बहुत सारे व्याख्या भी दिया था और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे। अगर आपने सीटेट या बीएड में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिए इसका ऑप्शन है रूढ़िवादिता निर्माण, संज्ञानात्मक ढांचा, छवि निर्माण, या ऑप्शन डी व्यवस्थित निरूपण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इम्प्रेशन फॉर्मेशन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग को बोलना पड़ता है तभी जाकर आप वीडियो लाइक करोगे। तो बिना बोले अगर आप लाइक कर देते तो मुझे बोलना नहीं पड़ता बार बार। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। मुझे बस से आपसे यही चाहिए, अगर आप चाहते हो डेली आपके एग्जाम तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप चाहते हो डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है, मनोविकलता के रोगी मनोगत की लक्षण दिखाते हैं जो गंभीर रूप से ले लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है
कैटाटोनिया, ऑप्शन बी है संभर्म, ऑप्शन सी है वाक्रोध या ऑप्शन डी विवर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कैटाटोनिया, जो आपका एक ही प्रकार का रोग माना जाता है जो कई दिनों तक आप उस अवस्था में रहते हो, जिसकी गति ना के बराबर होती है, उसको हम कैटाटोनिया के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपको बताना है कोई मनोवृत्ति धनात्मक अथवा ऋणात्मक है, किसके द्वारा दिखाया जाता है। ऑप्शन है केंद्रीयता, ऑप्शन बी है संयोजकता, चरमता या ऑप्शन डी जटिलता। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रोगी केंद्रित चिकित्सक किसका निर्माण करने पर केंद्रित माना जाता है। पहला ऑप्शन है रोगी में बिना शर्त धनात्मक समान, ऑप्शन बी है चिकित्सा बिना शर्त धनात्मक समान, या ऑप्शन सी रोगी में सशर्त धनात्मक समान, या ऑप्शन डी चिकित्सा में सशर्त धनात्मक समान। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इन द क्लाइंट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 64 कह रहा है किसी संप्रदाय के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वन ऑफ द प्रोसेस नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंसेप्ट इज। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, सारांशन, ऑप्शन सी है इन्फॉर्मेशन, या ऑप्शन डी जनरलाइजेशन। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संप्रत्यय निर्माण में सामान्यीकरण नहीं होता है बल्कि इसमें विशिष्टता मानी जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 65 कह रहा है प्रक्रिया जिसमें सी आर कमजोर होता है लेकिन संपूर्ण रूप से खत्म नहीं होता, उसे किस नाम से जानते हैं। और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, क्योंकि ये सवाल आपके उत्तराखंड और डीटीपीएसबी में पूछा जा चुका है 2021 में साइकोलॉजी पेपर 2 में। हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है त्वरित पुनर्प्राप्ति, अनुबंधन, प्रायोगिक विक्षिप्तता, या ऑप्शन डी प्रायोगिक विलोपन। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा डी कंडीशनिंग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हो आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, आप सिर्फ आंसर याद मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप एक एक लाइन को पूरा पढ़कर सारे डाउट को समझ कर आंसर टिक आउट करो। तुक्का लगाने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो जब अनुबंधित उद्दीपक जिसे आप यूसीएस के नाम से जानते हो को अनुबंधित क्रिया सी आर के साथ उपस्थित नहीं किया जाता है, तो सी आर जो होता है वो आपके धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, लेकिन आपका लुप्त नहीं होता है, मतलब उस एक प्रकार का खत्म नहीं होता, वो आपके शरीर में थोड़ा बहुत रहता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 66 कह रहा है कि हाइपोथैलेमस जो स्वयंगी व्यवहार को नियंत्रित करता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। आपके मस्तिष्क में, या ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क में, या ऑप्शन सी पीछे के मस्तिष्क में, या ऑप्शन डी मेडुला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल आपके साइकोलॉजी में हर बार सवाल पूछा जाता है जो आपके मस्तिष्क से जो आपके लॉजिकल क्वेश्चन में काउंट होता है। और याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फोर ब्रेन, मतलब जो आपके आगे की ओर जो मस्तिष्क होता है उसमें आपको हाइपोथैलेमस पाया जाता है जो आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। जो आप किसी बात पे रोने लगते हो, किसी की बात आपको बुरा लग जाता है, जो आप सैड फील करते हो, किसी के लिए आप प्यार फील करते हो, सब चीज़ आपके हाइपोथैलेमस की वजह से आपका इमोशन होता है जो आपके मस्तिष्क के आगे पाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 67 कह रहा है किसमें सामान्यीकरण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला ऑप्शन है नकारात्मक, सकारात्मक, आदत मजबूती, या ऑप्शन डी भाग और संपूर्ण।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, हैबिट स्टेंट। आप किसी का भी प्रैक्टिस सेट या आप किसी का बैच ले लो, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं कराए जाएँगे। मैंने यूट्यूब पे साइकोलॉजी क्वेश्चन सर्च करे, मैंने एक ऐसा चैनल देखा जहाँ पर आपको सीटीपी का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जिससे साइकोलॉजी का कोई लेना-देना नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन और साइकोलॉजी का क्वेश्चन दोनों सेम होते हैं, लेकिन उसका पैटर्न अलग है आपके पेपर का और आपका सीडीपी का पैटर्न अलग होता है। लेकिन यूट्यूब पे चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका सीडीपी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, वैसे क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के लिए कराए जा रहे हैं और उसमें क्वेश्चन आसान है, बच्चों से क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि सबसे अच्छा मैंने कितनी पढ़ाई कर ली है और अच्छा क्वेश्चन कराया जा रहा है। जब आप पेपर देने जाओगे, उसमें से कोई क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। आपको ईज़ी टू हाई क्वेश्चन करना है, सिर्फ़ आपको ईज़ी क्वेश्चन नहीं करने हैं। ईज़ी क्वेश्चन टू मॉडरेट आपके स्टेट के लिए आएगा, लेकिन मॉडरेट टू हाई और ईज़ी क्वेश्चन आपके बीपीएससी के लिए है, तो सिर्फ़ ईज़ी क्वेश्चन सॉल्व करके आप बीपीएससी क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। आपको कम से कम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करना पड़ेगा, नहीं तो आप ईज़ी करके जाओगे और सीट काफ़ी कम है। बीपीएससी ने सीट निकाल दिया है कि आपके साइकोलॉजी में कितना सीट है और बच्चे कितना है, बच्चे इसमें बीपीएससी में फॉर्म भरेंगे 10 से 12,000 14,000 फॉर्म भराएगा और सीट कितना है 60 से 80 सीट है। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ पे 20,000 30,000 फॉर्म भरेगा साइकोलॉजी का 60 से 80 सीट पे, तो आपको क्वेश्चन ईज़ी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत ध्यान देकर, थोड़ा बहुत सोच समझ कर आप पढ़ाई करो। सिर्फ़ ईज़ी क्वेश्चन देखकर आप पूरा वीडियो हज़ार-हज़ार बच्चे देख रहे हो। सिर्फ़ ईज़ी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कमेंट हो, कमेंट कीजिए। जो भी आप आंसर टाइप कर रहे हो, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहो। कमेंट बॉक्स में आंसर देने से आपको ऑटोमेटिक आंसर याद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मैंने बता चुका हूँ, हैबिट स्ट्रेंथ आदत मजबूती ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 68 कह रहा है, प्रणोद और पुरस्कार दोनों किसके गतिमान करने में कारक हैं? पहला ऑप्शन है संसाधन, क्षमता, आवश्यकता या ऑप्शन डी आकांक्षा। जो आपका ड्राइव होता है और इंसेंटिव होते हैं, वो सब चीज़ आपके आकांक्षा पे, आपके लोभ पे डिपेंड करता है, आपके एस्पिरेशन पे डिपेंड करता है। ये सब चीज़ आपके ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ना आपका ड्राइव और जो आपका इंसेंटिव होता है, ना आपका संसाधन है कोई और ना आपकी कोई एबिलिटी है और ना आपकी कोई नीड है। ये सब चीज़ आपके आकांक्षा पे, आपके चाहत पे डिपेंड करता है, जिसे आप इंग्लिश में एस्पिरेशन के नाम से जानते हो और हिंदी में आकांक्षा के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैंने अभी कहा कि वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कृष्णन एक नर्सरी स्कूल के बच्चों को खेल व्यवहार का परीक्षण बिना उनके जाने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किए बिना करने जा रहे हैं। ये क्या है? प्रतिभोगी परीक्षण है, सामान्य परीक्षण है या ऑप्शन सी अप्रतिभागी परीक्षण है या ऑप्शन डी नियंत्रित प्रयोगशाला परीक्षण है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सामान्य परीक्षण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 70 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब चर x का मान बढ़ता है तो चर y का भी मान बढ़ता है, तो ये क्या कहलाएगा? जब x यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो आपका y भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसे किस नाम से जानते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है शून्य सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध या ऑप्शन सी सहसंबंध गुणांक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। काफ़ी आसान सा सवाल था, इसको हर किसी को आंसर पता होना चाहिए था। क्वेश्चन 71 कह रहा है, हार्मोन जब हार्मोन का स्थिर स्नो शरीर कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन, ऑक्सीजन की खपत और मल निस्तारण को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब आपके जो हार्मोन होते हैं, जो आपके ऑक्सीजन की खपत होती है और जितने आपके मल निस्तारण होते हैं, उसको कौन नियंत्रित करना है, आपको ये बताना है।
पहला ऑप्शन है ACTH, TSH या आपका कॉर्टियोमॉक्स या ऑप्शन डी इंसुलिन। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, जो आपके हार्मोन को और आपकी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 72 कह रहा है कि व्यक्ति जिसमें रहता है उस निकटतम वातावरण को किस नाम से जानते हो? तो जिसमें व्यक्ति रहता है उसके निकटतम वातावरण को सूक्ष्म तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 6 से, माइक्रो सिस्टम के नाम से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 73 कह रहा है कि रंग का नाम जो तरंग धैर्य के साथ बदलता है उसे क्या कहते हैं? काफ़ी आसान सा सवाल है। पहला ऑप्शन है चमक, ऑप्शन बी है संदरण, तीव्रता या ऑप्शन डी प्राथमिक रंग। तो ऐसे रंग का नाम जो तरंग धैर्य के साथ बदलता है उसे हम प्राइमरी कलर्स के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 74 कह रहा है किसी उद्दीपक की वो न्यूनतम मात्रा जो किसी दिए गए हुए संवेदना को सक्रिय करती है उसे क्या कहता है? ऑप्शन ए है उत्तेजना, विभेदक लिवेन, संवेदन या ऑप्शन डी परम लिवेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एब्सोल्यूट लिमेन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 75 कह रहा है जब आप महसूस करते हैं कि आपका हाथ मारने के लिए उठता है तो ये किसका एक उदाहरण है? मतलब जब आप किसी पे गुस्सा आता है, गर्लफ्रेंड को तो कोई मारता नहीं है, मारना भी नहीं चाहिए। जब आप किसी पे दोस्तों पे या फिर किसी से आप झगड़ा कर लेते हो, तो जब उन पे आप हाथ उठाते हो तो आपको हाथ उठाने से पहले आपको फील होता है। तो फील वो किसका उदाहरण है आपको ये बताना है। उद्दीपक का, जिसे आप इंग्लिश में स्टिमुलस बोलते हो, रिस्पॉन्स का, आंतरिक व्यवहार का या ऑप्शन डी ओवर्ट बिहेवियर, जिसे व्यवहार के नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो आपका ओवर्ट बिहेवियर होता है उसके वजह से आपका हाथ मारने के लिए उठता है, जिसका एग्जाम्पल है ओवर्ट बिहेवियर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप याद रखिएगा, बार बार सवाल आपके साइकोलॉजी में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसके मन के विचार और चेतना को मनोविज्ञान के विषय वस्तु के रूप में अस्वीकृत कर दिया था? पहला ऑप्शन है जॉन वाटसन, विलियम जेम्स, विलियम वुंड और एम फ्राइड। क्वेश्चन का मतलब ये था कि किस मनोविज्ञानी को, मतलब कौन से ऐसे मनोविज्ञान थे जिन्होंने विचार को, चेतना को और मनोविज्ञान को विषय वस्तु को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने नकार दिया था, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, एम्स फ्रेंड आपके मनोविश्लेषण माने जाते हैं। विलियम वुंड और जेम्स, ये तीनों एक साथ रहते थे। इनका एक थ्योरी पे उन्होंने काम भी किया था, लेकिन जॉन वाटसन ने विचार और चेतना को इम्पोर्टेंट नहीं दिया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और याद रखिएगा, जॉन वाटसन आपके व्यवहारवादी वैज्ञानिक माने जाते हैं, ना कि मनोविश्लेषक। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आज मैंने आपको अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन मैंने करा लिए आपको, ठीक है। 22 क्वेश्चन मैंने कराए आज की प्रैक्टिस सेट में और 22 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको बताना है कि आउट ऑफ 22 आपने कितना क्वेश्चन राइट किया। अगर आपका स्कोर मिनिमम 15 प्लस आ रहा है बीपीएससी के लिए, अगर आप भी 15 क्वेश्चन पार कर पा रहे हो, 15 आपका प्लस स्कोर आ रहा है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो। अगर आप 15 स्कोर ला पा रहे हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर आपका स्कोर 15 से कम आ रहा है, तो मेरा सजेशन मानो, आपको साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, जो आपके पॉकेट मनी और आपके डेली के फालतू खर्चे खाने-पीने से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। अगर आप सीरियस हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, सिर्फ ₹201 में और साथ में थ्योरी भी। इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा यूट्यूब, गूगल सर्च कर लो, इतने कम प्राइस में जो आपके सिलेबस के और एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस कहीं नहीं मिलेगा। तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले क्लास में।